अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 8 मई 2022 बरोज़ इतवार आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही और इमरान खान साहब का बयानिया हाथों हाथ बिक रहा है। बहुत मुश्किल है अवाम को बिठाना। इदारों के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चल रही है, मज़म्मत करें उसकी, और कहीं ना कहीं तो सबको एक पेज पे आना है। मौजूदा हुकूमत जो आई है उस पर तो ट्रस्ट किसी तरह से भी नहीं किया। तफसीलात मैं अभी आप बताऊँगा क्या हाल हुआ है, इस मुल्क के साथ क्या हाल किया है उन्होंने। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है ना, जलसों का शेड्यूल आप लोगों के सामने आ गया है। कल उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया है और 8 मई को एबटाबाद में, 10 मई को झेलम में, 12 मई को अटक में है, 13 मई को मर्दान है, 14 मई को सियालकोट ख्वाजा आसिफ के शहर में, 15 मई को फैसलाबाद, 16 मई को सवाबी, 17 मई को कोहाट, 19 मई को चकवाल और 20 मई को मुल्तान। आपने सारे इलाकों में ये देख लिया। लोगों का बड़े एतराज़ात हैं कि करना क्या चाहते हैं। ये बेसिकली इलेक्शन की तैयारी है और आवाम को मोटिवेट करने की बातें हैं। आवाम अपने तय बैठ के ये इदारों के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है वो बाज रहना चाहिए। और इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं वो एक स्टेट्समैन के तौर पर इमर्ज किए हैं, तो उन्हें आगे चलना चाहिए। दूसरी बात जो मैं बार बार आप पूछते हैं, तंजीमी ढांचा आप अपने तय देख रहे हैं इस बारे बात को, लेकिन एक चीज़ की जो कमी है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज शरीफ साहब कल जलसा करने गए, वो बेवकूफ़ बना दें, हस्पताल बना देंगे, आटा सस्ता कर दूंगा। भाई हु आर यू? ये वाकई हुकूमत का तो काम ही नहीं है इन सारी चीज़ों का, ये तो सुबह ही सब्जेक्ट है। आप कौन हैं? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को? लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। और भाई ये बताएं, महंगाई कम की 20% तक महंगाई बढ़ चुकी है, अद्वियात महंगी हो चुकी हैं। लाए ना, क्या रिजल्ट क्या दिया है? कहाँ चीज़ आपने को कमी की है, ज़रा वो दिखाए ना। हाँ, आपने बिल्कुल काबीना में क्रिमिनल भर्ती कर लिए, ECL से नाम निकाल दिए। अगली अगली खबर जो है, सब्सिडी ख़त्म कर दी है यूटिलिटी स्टोर पर, दालों पर, कुकिंग ऑयल पर, और इससे होशरबा इजाफा हो चुका है। और दालों की कीमत में आपने देखा, वो पैसों का मैं नहीं जाना चाहता, उसमें दाल माश क्या हाल हो गया है, बेसन का क्या हाल हो गया है, और शरबत की बोतलें, ये छोटी छोटी चीज़ें सारी आप तक मैं तफसीली नहीं बताना चाहता आपको, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि जो बयानिया बेचना चाहते थे वो बयानिया पिट गया है। सब लोगों को बिठाकर क्या मिल गया? आम आदमी की तो यानी अब खाने वाले ज़्यादा आ गए ना। पहले तो होता था कि खाने वाले चले एक सियासी जमात है, दूसरा शोर डालती रहती है। अब तो सारे इकट्ठे होकर खाने वाले ज़्यादा हो गए ना जी, तो इससे मुल्क की इकॉनमी तो और अपना स्क्वीज़ करेगी, सत्यानाश हो जाएगा। अब अगली खबर जो है आपका, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात आ गई और अंदरूनी कहानी बड़ी ज़बरदस्त आई है। मुजवज़ा तरामीम जो है ना नैब में, और चाह के आ रहे हैं, ठीक है ना, और कि नैब एक्ट को ड्रैकोनियन करार दे दीजिए। क्या हुआ? क्या 66 सियासतदानों के साथ हुआ ना, तो अब नैब को यही, नैब की वजह से तो करप्शन रुकी हुई है, कोई समझे ना समझे। और शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है उनको। और क्या क्या हो रही हैं, बहुत मेजर तरामीम हो रही हैं। सबसे पहले 90 रोज़ का जो रिमांड है, 90 रोज़ का, बैकग्राउंड में मैं चला रहा हूँ नैब का, ख़ास तौर पर जहाँ 90 डेज़ का रिमांड, सेक्शन 9, जिसके तहत मुख्तलिफ जराइम है। कौन कौन से जुर्म है? आपके इख्तियार से ज़्यादा है, आपकी औकात से ज़्यादा है, बीवी बच्चों के नाम जायदादें हैं, अबैट करते हैं 9A12 के अंदर। तो ये बड़े बड़े जुराइम हैं, ये वाइट कॉलर क्राइम है। इससे पहले होता था नोट लेते देते पकड़ाना, अब नोट लेने देने की बातें तो हो गई, अब तो काइंड्स में आ गई हैं चीज़ें। बाहर आपके ऑफशोर कंपनियों के नाम पर पैसे ट्रांसफ़र, आपके नाम जायदादें बना दी जाएँ, बच्चों के बेनामी। ये तो इतनी जायदादें इन्हें संभाली भी नहीं जानी, कबर में जानी है इन सब की बातें। और 90 रोज़ का जो रिमांड है, 90 रोज़ का रिमांड सेक्शन 9 के बाद वो कम करके 14 रोज़ का कर दिया जाएगा। और क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। जब ज़मानत मनसूख होगी फिर जुडिशल रिमांड पर रहेगा, और ये सिर्फ 14 दिन तक। और इसका एक पीरियड कम कर रहे हैं
वैसे तो 1984 से डेडलाइन है, इसको 5 साल तक लेके जाएंगे। फौजदारी जुर्म में कोई मियाद होती नहीं है, लेकिन ये करना चाह रहे हैं। ये चैलेंज होगा कोर्टों के अंदर, याद रखिएगा। ज़मानत का राइट नीचे आ गया, स्क्वीज़ कर दिया, रकम भी बढ़ा रहे हैं कि तकरीबन कोई 1 अरब के करीब सुन रहा हूँ। 1 अरब से नीचे की करप्शन नहीं होगी। 1 अरब से नीचे करप्शन तो होती ही नहीं है, वो 10 अरब से ज़्यादा की बातें भी हो रही हैं। चेयरमैन नैब अपनी मर्ज़ी का तैनात करना चाहती हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को तब्दीली की बात, हालांकि बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत तंगदही से उन्होंने काम किया है। वो मैं तो समझता हूँ FIA इनके ऑलरेडी अंडर कंट्रोल आ चुकी हुई है। और नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ के अगेंस्ट और हमज़ा के अगेंस्ट जो FIA के केसेस है मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर के वाले, वो सारे वापस लेने का इरादा और काफ़ी काम हो चुका है कि वो इस्तगासा ही वापस ले लिया जाएगा। ये है इस कौम के साथ जुल्म। भुगत है कौम, ये कौम भुगत है ना। मैं अज़हर सिद्दीक, मैं क्या करूँ? मैं तो आपके सामने ये चीज़ें ना नहीं। अभी ये ब्यूरोक्रेट को सिर्फ यही नहीं नवाजना, अब उसके अलावा ना मनपसंद जगह पर तैनात रहने वाले 131 ब्यूरो के खिलाफ एक्शन तैयार कर लिया और रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भेजी जाएगी। और इनमें क्या है, कारकर्दगी जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ग्रुप भी बताए गए हैं। 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। उस्मान बुज़दार ग्रुप, खानज़ादे ग्रुप की अहम शख्सियत और फ़रा के बारे में बातें हो रही हैं। हालांकि ताल्लुक हर ग्रुप के अफसर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने ओहदे और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। 3 मुख्तलिफ अदवार ने तैयार की है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएगी और ये करप्ट 3 अफसर का लक़ब भी करार दिया जाएगा। 3 प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम है जो उस्मान बुज़दार के अलावा 13 पुलिस अफसरों को शामिल किया गया है। ग्रेड 19 से 23 के अफसर हैं, 21 के अफसरान हैं। 9 कमिश्नर हैं, 14 सेक्रेटरीज़ हैं जो ग्रेड 19 से 21 के अफसर हैं और इस फहरिस्त में शामिल हैं। और जो LD के 2 साबिक DG, एक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं, 2 रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं, 2 DG फूड हैं, महकमा हार, एक्साइज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एंटी करप्शन, SNGAD सेक्रेटरी रावलपिंडी से लाहौर ट्रांसफर मेट्रोपोलिटन ओहदे पर लगाया गया। अब ये जो बुनियादी तौर पर ये सारी हैं सेहत के, ये अब सारे वो काम हो रहे हैं। यानी ये साबित करना चाहते हैं जो इनके साथ ब्यूरोक्रेट है वो बड़े ईमानदार हैं। तारीख आपने देख ली है। ये ब्यूरोक्रेट में तेरी और मेरी ख़त्म करें खुदारा। ईमानदार लोग जितने भी हैं वो सामने लेके तेरी और मेरी जिसने ख़त्म करेंगे ना, आपके भी तो अपने नवाज शरीफ आपके अपने ब्यूरोक्रेट हैं जिनको आपने नवाजा है, पाला है, पाल पोस के बड़ा किया और उसको अपनी मर्ज़ी से आप फ़ायदे देना चाहते हैं। ठीक है ना जी, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। ईमानदारी से काम करवाएं, लोगों का ट्रस्ट हो इस निज़ाम के ऊपर, तभी बेहतरी से। लेकिन आपकी गवर्नमेंट को कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लूटमार का दौर है। आगे चलते हैं। इलेक्शंस के हवाले सलीम साफ़ी में ज़िक्र तो नहीं करना चाहता था, लेकिन बड़ी अजीब व गरीब सी भौंडी सी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा नए इलेक्शन कराने के लिए संजीदा नहीं और वहाँ हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, नफसियाती दबाव की बात कर रहे हैं। और वो कहना चाह रहे बड़ा आसान तरीका है कि वो खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी असेंबली से इस्तीफ़ा दे दें कि उनको पता है उनके गिरद घेरा तंग हो रहा है, उनके खिलाफ केसेस बन रही है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तीफ़ा से दे दी है, सलीम साफ़ी साहब कबूल हो गए। पंजाब में जो हाल हो रहा है, बदमाशी हो रही है, आप इस्तीफ़े देने की जो बातें कर रहे हैं, आप ईमानदारी से करें कि हुकूमत डिज़ॉल्व करें, सारे इलेक्शन करवाएं। आप जो बैठ के ये कह रहे हैं भाई वो क्यों, मैं एक सवाल करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा से, क्यों इस्तीफ़े दें? उनकी अपनी एक गवर्नमेंट है, चलती हुई गवर्नमेंट है, ताकि अपोजिशन में बैठ जाएं, वहाँ भी बैकग्राउंड पे चले जाएं। हाल क्या होगा? क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? यहाँ सिर्फ वाद इलेक्शन हल है। इलेक्शन का ऐलान करें, असेंबलियाँ तहलील और सारा कुछ हो सकता है। ठीक है ना जी। और जो बात कह रहे हैं कि पहला धरना भी उन्होंने नहीं दिया था और सिक्योरिटी भी किसी और ने दी थी और धरने के लिए बजट भी किसी और ने दिया था। इस धरने के मास्टरमाइंड आप जैसा कोई काम नहीं करना चाहते। अमरीकी साजिश और मुदाखलत पर वो अजीब व गरीब सी बात कहते हैं कि ये दुकान ज़्यादा चलने वाली नहीं और दर्जनों इक़दाम किए हैं जिनमें चीन के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना, ये CPEC, ये सारी बातें इधर की करते हुए सलीम साफ़ी साहब स्टेट्समैन बनने का सोचें। आप जिस दिन आप स्टेट्समैन बन गए ना, बहुत बेहतरी समझ में आ जाएंगी। बहुत सी चीज़ें आपको भी और हमें भी वजाहत के साथ आ जाएंगी। इस तरह कौम बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। और आप हैं कौन वैसे भाई दबे? क्या चाहते हैं आप? हर एक आपको पता है आपका एजेंडा क्या है। मुल्क में डिस्टेबलाइज, ये सारे चंद सहाफ़ी जो हैं, चंद बड़े सहाफ़ी जो है ना, उनका क्या काम है? हर गवर्नमेंट के नहीं बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ की गैर कानूनी हरकत को भी और गैर यानी करप्शन हर चीज़ पर पर्दा डालने की तो बातें करते रहें। मुल्क के ख़िलाफ़ जो तोड़ने की साजिश उसको सपोर्ट करते रहें अक्सरियत इनमें से लोगों की।
चलें, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बता दें कि सदर मुमलकत ने ना कौमी असम्बली का इजलास 9 पे को मैंने खबर दे दी थी, लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे इस बात। अभी आगे चलना चाहते हैं, अपना कौमी असम्बली में हंगामा की तरफ लाना चाहते हैं। कौमी असम्बली में जो गैर कानूनी का जो कवानीन है कुछ वो पास करवाना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी के जो भी एजेंडा तय कर लिया ना, आइन के आर्टिकल 54 के तहत जो है ना वज़ीर आज़म के मशरे पर ये इजलास तलब किया गया है। यहाँ मैं एक और बात बताता चलूँ, मेरा ट्विटर जो है वो बैकग्राउंड पे ट्वीट चल रहा है और आर्टिकल 101 आपसे शेयर ज़रूर करना है कि गवर्नर की तैनाती कैसे होती है। देखिए, गवर्नर की तैनाती के लिए तरीक़ाकार यही है, वज़ीर आज़म की सिफारिश पर लिखा हुआ है आइन के आर्टिकल 101 कहता है। लेकिन जब रिमूव करना हो ना, जब रिमूव करना हो तो उसमें वज़ीर आज़म की स्वाबदीद नहीं शामिल है, वो प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट है, सदर की स्वाबदीद है, ये इख्तियार उनका है। मैंने ट्वीट भी किया और आर्टिकल 103 का सब आर्टिकल 3 पढ़ लीजिएगा। अब इसमें कोई उठता है, करता है, बात करता है तो आपके सामने आ जाएगी, लेकिन ये आप तक आने का मकसद ये है कि इतना आसान काम नहीं है। आप समरी आर्टिकल 48 बैकग्राउंड पे चल रहा है, वो तो एक जो वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं उनका तरीक़ाकार है कि अगर समरी आती है 15 दिन एक और 10 दिन एक, वो प्रोवाइड किए हुए हैं। लेकिन यहाँ रिमूव करने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, इस पर काम हो रहा है और बहुत जल्द ये आनी दरख्वास्त भी दायर कर दीजिएगा। जो समझ बैठे हैं शेरवानियाँ सिलाई बैठे, इतना आसान काम मुझे नज़र नहीं आ रहा। अदालतों में चैलेंज हुआ तो अदालतों को ये बात देखनी पड़ेगी वजाहत के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।